हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका GSY SK सर क्लासेस पे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ SSC MTS के GS के प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है दोस्तों, तो आप में से कई लोगों ने SSC MTS का फॉर्म भरा होगा। SSC MTS का पेपर भी आने वाला है और कई लोग इसकी तैयारी कर रहे होंगे, फ्यूचर में इसका एग्ज़ाम देंगे। ये क्लास उनके लिए भी है, और जो SSC MTS का तैयारी नहीं कर रहे, ये क्लास उनके लिए भी है, क्योंकि नॉलेज अच्छी चीज़ होती है, नॉलेज ले लेनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं था। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा महात्मा गांधी जी नहीं थे, यानी इसका ए ऑप्शन ठीक है दोस्तों। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे और जवाहरलाल नेहरू जी थे और डॉक्टर BR अम्बेडकर जी थे, लेकिन महात्मा गांधी जी भारतीय संविधान के प्रारूपण के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे। आप इसको याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको एक बार सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है। तो दोस्तों, सोमनाथ मंदिर गुजरात के तट पर स्थित है, यानी कि डी ऑप्शन सही है इसका। ठीक है दोस्तों, यही सोमनाथ मंदिर है जिसमें महमूद गजनवी ने 1025 ईस्वी में आक्रमण किया था, और इसका ये बहुत महत्वपूर्ण आक्रमण माना गया था। आप इसको याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, नॉक डाउन और नॉक आउट किस खेल से जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों, नॉक डाउन और नॉक आउट बॉक्सिंग से जुड़े हुए हैं, यानी इसका बी ऑप्शन ठीक है दोस्तों। नॉक डाउन और नॉक आउट बॉक्सिंग से जुड़े हुए हैं, आप इसको याद रखेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, शिवाजी पर पेशवाओं की विजय के बाद मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गई थी। तो दोस्तों, शिवाजी पर पेशवाओं की विजय के बाद मराठा साम्राज्य की राजधानी पूना बन गई थी, यानी इसका डी ऑप्शन ठीक है दोस्तों। पूना शिवाजी पर पेशवाओं की विजय के बाद मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गई थी। अच्छा, मराठा साम्राज्य की नींव किसने रखी थी। तो दोस्तों, मराठा साम्राज्य की नींव छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1645 में रखी थी। आप इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी प्रक्रिया जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के अवशोषण और ऊपरमुखी गति में मदद करती है। तो दोस्तों, जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के अवशोषण और ऊपरमुखी गति में मदद करती है वाष्पोत्सर्जन, यानी इसका डी ऑप्शन ठीक है दोस्तों। वाष्पोत्सर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जो जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिजों के अवशोषण और ऊपरमुखी गति में मदद करती है। आप इसको याद रखेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए कौन सा ब्रिटिश अधिकारी जिम्मेदार था। तो दोस्तों, जलियांवाला बाग हुआ था 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में ये घटना हुई थी। जलियांवाला बाग में बैसाखी के दिन रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी, जिसमें जनरल डायर बंद गाड़ी से अपने सिपाहियों के साथ आया और सभा पर गोलियां चलाने का आदेश दिया, यानी इसका ये ऑप्शन ठीक है दोस्तों। इसके ये ऑप्शन ठीक है। जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए जनरल डायर जिम्मेदार था। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मानव पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन के अभाव में ग्लूकोज के विखंडन से किस रासायनिक यौगिक का निर्माण होता है। तो दोस्तों, मानव पेशी कोशिकाओं में और ऑक्सीजन के अभाव में ग्लूकोज के विखंडन से जिस रासायनिक यौगिक का निर्माण होता है उसका नाम है लैक्टिक अम्ल, यानी इसका ये ऑप्शन ठीक है दोस्तों। लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है, आप इसको याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग को अपनाया गया था। तो दोस्तों, असहयोग आंदोलन को अपनाया गया था वो था कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1920, यानी इसका बी ऑप्शन ठीक है दोस्तों। नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस के असहयोग को अपनाया गया था। और असहयोग आंदोलन का आरंभ
1 अगस्त 1920 को किया गया था, लेकिन चोरा चोरी नामक घटना के कारण महात्मा गांधी जी ने 12 फरवरी 1922 को ये आंदोलन वापस ले लिया गया था। आप इसको याद रखेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं, इस टॉपिक पर मॉडर्न स्टाउन, तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूँगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी गई थी? तो दोस्तों ज्योतिबा फूले द्वारा गुलामगिरी पुस्तक लिखी गई थी, यानी इसका ए ऑप्शन ठीक है। ठीक है दोस्तों, गुलामगिरी एक पुस्तक है जो कि ज्योतिबा फूले द्वारा लिखी गई थी। आप इसको याद रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस क्षेत्र में शुष्क मृदा पाई जाती है? तो दोस्तों भारत में शुष्क मृदा पाई जाती है, वह राजस्थान के क्षेत्र में पाई जाती है, यानी इसका सी ऑप्शन ठीक है। ठीक है दोस्तों, राजस्थान के कई क्षेत्रों में शुष्क मृदा पाई जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, यानी इसका ए ऑप्शन ठीक है। ठीक है दोस्तों, स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात स्थित है। और ये कहाँ पर है? तो ये झारखंड में है। ये झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी ऊंचाई 320 फीट है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मांग के नियम के अनुसार यदि अन्य सभी वस्तुएं समान रहें तो किसी वस्तु की मांग तथा उसकी कीमत में क्या संबंध होता है? तो दोस्तों मांग के नियम के अनुसार यदि अन्य सभी वस्तुएं समान रहें तो उसकी मांग तथा उसकी कीमत में नकारात्मक संबंध होता है, यानी इसका ए ऑप्शन ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा साहनी और अन्य बनाम VOI मामला किस विषय से संबंधित है? तो दोस्तों इंदिरा साहनी और अन्य बनाम VOI का जो मामला है वो आरक्षण से संबंधित है, यानी इसका बी ऑप्शन ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किस त्यौहार के अवसर पर खासी आदिवासी लोगों द्वारा नोंगक्रेम नृत्य किया जाता है? तो दोस्तों खासी एक आदिवासी लोग हैं, ये लोग नोंगक्रेम नृत्य करते हैं। तो कब करते हैं ये? तो बंगाला इनका एक त्यौहार है, बंगाला त्यौहार के अवसर पर ये लोग नोंगक्रेम नृत्य करते हैं, यानी इसका ए ऑप्शन ठीक है। ठीक है दोस्तों, अब ये खासी आदिवासी रहते कहाँ हैं? तो दोस्तों ये एक जनजाति है खासी, ये भारत के मेघालय, असम तथा बांग्लादेश के कुछ क्षेत्रों में बसे हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय अर्थशास्त्री को 15 मार्च 2019 को प्रतिष्ठित बोडले मेडल से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों भारत के एक अर्थशास्त्री हैं अमृत सेन जी, यानी इसका बी ऑप्शन ठीक है। ठीक है दोस्तों, इन्हीं को 15 मार्च 2019 को प्रतिष्ठित बोडले मेडल से सम्मानित किया गया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ISSF ब्लू क्रोम ऑनर पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो दोस्तों ये एक अवार्ड है ISSF ब्लू क्रोम, ये ऑनर पाने वाले पहले भारतीय अभिनव बिंद्रा जी बने हैं, यानी इसका बी ऑप्शन ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये एक निशानेबाज हैं, यही पहले भारतीय बने हैं जिन्हें ISSF ब्लू क्रोम ऑनर मिला था। ये निशानेबाजी में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किसकी स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही संसद द्वारा पारित कोई अधिनियम कानून बनता है? तो दोस्तों संसद द्वारा कोई अधिनियम पारित होता है जब तक कानून नहीं बनता है, जब तक राष्ट्रपति के साइन ना हो, उस पर राष्ट्रपति की मोहर ना लगे। ठीक है दोस्तों, यानी कि इसका बी ऑप्शन ठीक है। ठीक है दोस्तों, राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद ही संसद द्वारा पारित कोई अधिनियम कानून बनता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? तो दोस्तों मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा छोटी आंत है, यानी इसका बी ऑप्शन ठीक है। ठीक है दोस्तों, और मनुष्य में इसकी लंबाई 6 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन, भारत में स्टॉक मार्केट के विनियमन के लिए कौन सी केंद्रीय एजेंसी जिम्मेदार है? तो दोस्तों भारत में इस स्टॉक मार्केट के विनियमन के लिए सेबी जिम्मेदार है, यानी इसका डी ऑप्शन ठीक है। ठीक है दोस्तों, सेबी भारत में स्टॉक मार्केट के विनियमन के लिए जिम्मेदार है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम किस नाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित है। तो दोस्तों हाइड्रोजन बम ताप नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है, यानी इसका ए ऑप्शन ठीक है। ठीक है दोस्तों, ताप नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम आधारित होता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोक कला युग्म सही नहीं है। तो दोस्तों लोक कला युग्म सही नहीं है। मधुबनी चित्रकारी बिहार का है, ये सही है। तंजौर कला राजस्थान का है, ये सही है। पट्टचित्र उड़ीसा का है, ये सही है। लेकिन कालमेघदु तमिलनाडु का नहीं है, यानी कि ये गलत है। इसका डी ऑप्शन ठीक है, ये गलत है, ये केरल का है। कालमेघदु जो है वो केरल का है। ठीक है दोस्तों, कालमेघदु कला एक विचित्र रूप है जो विशेष रूप से केरल में दिखाई देता है, उसको याद रखेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है ओलंपिक के इतिहास में किस खिलाड़ी ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं। तो दोस्तों ओलंपिक के इतिहास में सर्वाधिक स्वर्ण पदक माइकल फेल्प्स ने जीते, यानी इसका ए ऑप्शन ठीक है। ये अमेरिका के एक तैराक हैं, आप इसको याद रखेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। तो दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बती पठार है, यानी इसका ए ऑप्शन ठीक है। ठीक है दोस्तों, और इसे विश्व की छत भी कहा जाता है, आप इसको याद रखेंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया निम्नलिखित में से किस समीकरण पर आधारित है। तो दोस्तों नाभिकीय संलयन अभिक्रिया E बराबर mc² पर आधारित है, यानी इसका ए ऑप्शन ठीक है। ठीक है दोस्तों, जब दो हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी तत्व के नाभिक की रचना करते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले राजकोषीय बिल का एक प्रकार नहीं है। तो दोस्तों भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले राजकोषीय बिल का एक प्रकार 728 दिन नहीं है, यानी इसका ए ऑप्शन ठीक है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।